नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आज एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, इस वीडियो में कवर किए गए हैं। और दोस्तों, ये जो वीडियो है इसमें जो क्वेश्चन है वो आजकल जैसा एग्जामिनर बना रहा है, जिस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है, फंसाने की कोशिश की जा रही है लोगों को, स्टूडेंट को, तो दोस्तों उसी हिसाब से हमने बनाया है। इस वीडियो के तहत जितना भी डीप में पूछता है एग्जामिनर, ठीक, मतलब कि अर्थ, हर एक चीज़ का अर्थ पता होना चाहिए, ठीक, मतलब कि कुल मिला के समेरी जो भी हम लोग पढ़ते हैं वो होती है समेरी, उसका जो है डिकोड। अब क्या कर रहा है एग्जामिनर, उसको डिकोड करके पूछ रहा है। तो बस इसी वीडियो के माध्यम से आपकी ऐसी ही हेल्प होने वाली है। फैक्ट तो पता ही चलेंगे, साथ साथ उसका अर्थ भी पता चलेगा कि आखिर क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ठीक। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप एग्जाम में कम गलती करोगे, एकदम गलती के चांसेस ना के बराबर होंगे और आपको अच्छे मार्क मिलेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे देखने के बाद तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और जिसको भी ज़रूरत हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। बस आपको लास्ट तक बने रहना है, ठीक। फिर उसके बाद कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आज का वीडियो कैसा था, क्या कमी थी, क्या अच्छाई थी, सब बताना, ठीक। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के तहत केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। तो दोस्तों देखिए, केंद्र तथा राज्य के बीच 3 संबंधों की बात की गई है। कौन से? एक तो है विधायी, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा है वित्तीय संबंध, ठीक। अगर विधायी और प्रशासनिक संबंध की बात आ जाए दोस्तों, तो याद रखना वो है भाग 11। किसमें? भाग 11 के तहत, ठीक, याद रखना भाग 11 में मतलब कि विधायी और प्रशासनिक संबंध की बात की गई है। किसके किसके बीच? केंद्र तथा राज्य के बीच। लेकिन अगर दोस्तों बात कर दे किसकी, बात कर दे अगर किसकी बात कर दी जाए वित्तीय संबंध की, तो वो किसमें है? भाग 12 में। किसमें? भाग 12 में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, केवल संसद अकेले अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। बी, केवल राज्य विधान मंडल अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान बना सकती है। ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, पहले तो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान, इसका मतलब जान लेते क्या है। देखिए होता क्या है, राज्य, भैया राज्य का कुछ राज्य क्षेत्र होता है, उसके कुछ जिले होते हैं, मतलब कि कुल मिलाकर राज्य सिर्फ वहीं तक कानून बना सकता है जहां तक उसका क्षेत्रीय विस्तार है। कहां तक है? जहां तक उसका क्षेत्रीय विस्तार है। संसद क्या करती है? संसद का केंद्र और राज्य दोनों में कानून बना सकती है, जहां तक राज्य में उसको हक है बनाने का, ठीक, राज्य में उसको शक्ति मिली हुई है, वहां तक केंद्र भी बना सकती है। लेकिन अब केंद्र के अंडर में तो पूरा कंट्री आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए विदेश के संदर्भ में कोई कानून बनाना है, ठीक, तो ये तो अतिरिक्त क्षेत्र हो गया ना, अतिरिक्त क्षेत्र। तो अतिरिक्त क्षेत्र विस्तार है जो, इस पर सिर्फ और सिर्फ संसद कानून बना सकती है, राज्य विधानमंडल ने। और ऐसा इसलिए भी जरूरी है देश की एकता, क्योंकि जो संसद है कहीं ना कहीं राज्यों की एकता को संदर्भित करता है, देश की एकता को संदर्भित करता है, ठीक, दिखाता है। क्योंकि वहाँ पर राज्यसभा जो कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, राज्यसभा लोकसभा सब कहाँ है दोस्तों? ये संसद में। तो आई थिंक चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। अब आप समझ गए होंगे जो अतिरिक्त क्षेत्रीय विधान है वो सिर्फ और सिर्फ संसद ही बना सकती है, ना कि राज्य विधानमंडल। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी संबंध की चर्चा की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अनुच्छेद 245 से 255 के अंतर्गत, ठीक। अब देखिए इससे क्या होगा, इससे बीच का कोई भी अगर अनुच्छेद पूछ देगा तो आप लोग देखिए अंदाज से बता सकते हैं कि 245 से 255 के बीच जितने विधायी संबंध, सिर्फ उसकी बात की गई है, ठीक। तो अनुच्छेद 245 से 255 के बीच किसकी बात की गई है दोस्तों? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों के, किसकी? केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों की। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों प्रशासनिक जो संबंध है उसकी बात की गई है 256 से 263 के बीच, और इसके बाद दोस्तों वित्तीय संबंध 268 से 293 के बीच। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के कानून निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे? दोस्तों ये जो कानून है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख, इनमें जो है मतलब कि जो कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं जैसे कि दादरा नागर हवेली और दमन दीव, ये भी, ठीक, इसमें राष्ट्रपति शासन करता है, मतलब राष्ट्रपति जो है वो इसकी देखरेख करते हैं, ठीक। तो इसमें संसद के कानून प्रभावी नहीं होते। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जनजातीय जो पुरानी संस्कृति है, यहाँ का रहन सहन है, उसको दोस्तों
प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए यहाँ पर जो है संसद का दखल बहुत कम होता है। राष्ट्रपति या राज्यपाल इसको अपने हिसाब से देखते हैं। तो दोस्तों याद रखना, ऐसी जगह संसद के कानून नहीं लागू होते। क्या होते हैं? संसद के कानून नहीं लागू होते, इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य के बीच किस अनुसूची के तहत विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो अनुसूची 7 है, अनुसूची 7 शेड्यूल 7, इसमें 4 प्रकार के अनुसूचियों की बात की गई है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य, तीसरा समवर्ती और चौथा है अवशिष्ट सूची। तो दोस्तों जो संघ सूची होता है इसमें सिर्फ केंद्र कानून बनाता है। राज्य सूची में सिर्फ और सिर्फ राज्य कानून बना सकते हैं। हालांकि हम लोग बाद में बात करेंगे कि कहीं कहीं जो राज्य सूची पर केंद्र भी कानून बना सकते हैं। ठीक, और समवर्ती जो सूची है दोस्तों, इस पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं। ठीक, जैसे कि संघ सूची में जैसे बैंकिंग आ गया, रक्षा आ गया, विदेश मामले आ गया। ठीक, इस मामले में दोस्तों केंद्र बनाएगा। राज्य के मामले में पुलिस, कृषि, ठीक, ये सब जो है इस व्यवस्था पर मत्स्य पालन, इसमें दोस्तों कौन बनाएगा कानून? इसमें राज्य बनाएगा। और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया। ठीक, इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, तो याद रखना। और अवशिष्ट सूची की क्या बात है? अवशिष्ट का मतलब क्या है? अवशिष्ट सूची ऐसा मतलब कि ऐसे विषय जो किसी भी सूची में नहीं है, उस पर हक किसका होगा? उसमें शक्ति किसकी होगी? केंद्र की। उस पर सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकता है। ठीक, मान लीजिए जैसे जिस हिसाब से अब नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि डिजिटल इंडिया के संदर्भ में अगर कोई कानून बनाना होगा तो कौन बनाएगा? वो बनाएगा केंद्र बनाएगा। कौन बनाएगा? केंद्र। तो दोस्तों याद रखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य के बीच किस अनुसूची के तहत विधायी विषयों का बंटवारा किया गया है? तो दोस्तों याद रखना, अनुसूची 7। ठीक, अनुसूची 7 के तहत। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य के बीच विधायी विषयों के बंटवारे के संदर्भ में 7वीं अनुसूची में किस तरह की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है वो की गई है। ठीक, किसके तहत? 7वीं अनुसूची के तहत त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हो दोस्तों, निम्नलिखित में से संघ सूची में शामिल विषयों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? रक्षा मामले, विदेश मामले, बैंकिंग, कृषि। जैसा कि अभी दोस्तों हमने बात की। अच्छा, आप अपने मन से देखिए, मतलब अपना माइंड लगा के देखिए। रक्षा मामला, आर्मी, एयरफोर्स, ये सब किसके अंडर में होगा? राज्य के अंडर में तो होगा नहीं, इसको तो केंद्रीय को देखना पड़ेगा ना, रक्षा मंत्रालय जो कि देखता है। तो ये दोस्तों किसके अंडर में हो गया? ये हो गया केंद्र सूची के अंडर में। ठीक, बी दोस्तों क्या है? विदेश मामले। सिंपल सी बात है, अभी हमने बात की विदेश मामले में क्या आ जाएगा? जो अतिरिक्त क्षेत्रीय विस्तार है। ठीक, कहीं ना कहीं उसी से संबंधित है ना, तो ये भी दोस्तों आप लोग देख के बता सकते हो कि संघ सूची का विषय। और बैंकिंग दोस्तों ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है। किस क्षेत्र में? अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। जिसकी बैंकिंग प्रणाली जिस देश की जितनी बढ़िया होगी, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उतनी अच्छी होगी। बैंकिंग सिस्टम का एक बहुत अहम रोल होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुँचाने में। ठीक, अर्थव्यवस्था को ऊंचाई तक पहुँचाने में। ठीक, तो दोस्तों ये बैंकिंग तो बिल्कुल किसका विषय है? संघ सूची का। लेकिन जो दोस्तों कृषि है, ये है किसका? ये संघ सूची का नहीं है दोस्तों, ये विषय है किसका? ये है राज्य सूची का। तो दोस्तों याद रखना, इसका कथन कौन सा सही हो जाएगा? इसका कथन दोस्तों सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन के अनुसार से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कृषि जो है वो राज्य सूची का विषय है, ना कि संघ सूची का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार समवर्ती सूची के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल संसद कानून बना सकती है, बी केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है, सी संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों समवर्ती सूची में जो है संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक, केवल का मतलब ही नहीं है केवल संसद और केवल राज्य नहीं, दोनों ही बना सकते हैं, जो कि अभी हमने बात ऑलरेडी कर ली है। तो दोस्तों याद रखना, इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। समवर्ती सूची पर संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से ली गई हैं? ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस। दोस्तों याद रखना, अगर संसदात्मक, देखिए दो में कंफ्यूजन होता है, याद रखना संसदात्मक प्रणाली की बात कर दे या संसदीय प्रणाली, वो तो ली गई है ब्रिटेन से। किससे ली गई है? ब्रिटेन से। लेकिन अगर संघात्मक विशेषताओं की बात करती जाए तो वो दोस्तों इससे जो हमारे संविधान निर्माता थे वो किससे प्रभावित थे? वो कनाडा के संविधान थे। ठीक, तो दोस्तों कनाडा जो है, कनाडा से लिया गया है अपने देश में संघात्मक विशेषताएं। ठीक, संघात्मक विशेषताएं याद रखना, भूलना मत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ए, संघ सूची एवं राज्य सूची के बीच टकराव होने की स्थिति में संघ सूची मान्य होगी। दोस्तों बिल्कुल सही है, अगर संघ सूची और राज्य सूची में टकराव हो जाएगा तब तो कौन मान्य होगा? सिंपल सी बात है, संघ सूची। और इसका मतलब कहीं ना कहीं समवर्ती कहना चाह रहा है, ठीक, जो कि बी में क्लियर किया गया है। संघ सूची तथा समवर्ती सूची के बीच टकराव होने पर समवर्ती सूची मान्य होगी। दोस्तों समवर्ती सूची, ठीक, और या राज्य सूची भी कर दिया जाए, ठीक। संघ सूची और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें कौन सी मान्य होगी? समवर्ती सूची मान्य होगी, ठीक। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ पर क्या था? संघ सूची की जगह राज्य सूची, क्या है यहाँ पर? राज्य सूची, ठीक, याद रखना। राज्य सूची और समवर्ती सूची में अगर टकराव होगा तो दोस्तों समवर्ती सूची मान्य होगी, या हम कह सकते हैं समवर्ती सूची में अगर संघ और राज्य के विषय पर, मतलब संघ और राज्य के कानून में अगर कोई भी विवाद होता है तो वहाँ पर दोस्तों कौन मान्य होता है? केंद्र की जो है, केंद्र का जो कानून है वो ज़्यादा मान्य होगा, ठीक। तो ए व बी दोनों हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार संसद राज्य सूची में निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में विधान बना सकती है? राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करते। दोस्तों याद रखना, ऐसे तो जो राज्य सूची है वो किस पर? वो कानून नहीं बना सकती, ठीक। मतलब जो केंद्र है वो राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकता। केंद्र में कौन? संसद, ठीक। राज्य सूची पर कानून नहीं बना सकती। लेकिन अगर बात कर दें, अगर राज्यसभा के जरिए एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो जो संसद है वो 1 साल के लिए, ठीक, 1 साल के लिए राज्य सूची पर कानून बना सकती है। वो जो कानून है राज्य सूची पर 1 साल के लिए, ठीक, याद रखना। मैक्सिमम जो है अधिकतम 1 साल के लिए प्रभावी रहेगा। और दोस्तों ये जो प्रस्ताव है, याद रखना, क्वेश्चन आ जाता है 2/3, मतलब कि 2/3 बहुमत से ही, या विशेष बहुमत कह दे, विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। और इसके बाद दोस्तों 1 साल के बाद इसी बहुमत से, इसी प्रस्ताव से असंख्य बार इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक। लेकिन ये प्रक्रिया करके ही, ऐसा नहीं कि 1 साल के बाद बस ऐसा बोल दिया कि 1 साल के लिए और बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। फिर से प्रस्ताव पारित करो, ऐसे कर करके असंख्य बार बढ़ाओ, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना, ठीक। सेकंड है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। बिल्कुल दोस्तों, तब तो राज्य सूची जो है पूरी तरह से संसद जो है वो, मतलब कि हम ये भी कह सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो है संसद जो केंद्र है उसकी जो विशेष, मतलब कि जो केंद्र है वो एकात्मक हो जाता है। क्या हो जाता है? जो अपना देश है ये एकात्मक विशेषता वाला हो जाता है। इसकी जो शासन प्रणाली वो एकात्मक होती है, मतलब संघ बहुत ज़्यादा, संघ जो है केंद्र बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सी है दोस्तों, सी कह रहा है जब राज्य अनुरोध करे। क्या? जब राज्य अनुरोध करे। तो दोस्तों याद रखना, मान लीजिए किसी एक, कोई एक या दो राज्य, मतलब जो भी कोई एक राज्य है वो संसद से या केंद्र से अनुरोध कर रहा है कि ये जो राज्य सूची है, राज्य सूची में एक विषय है, इस पर आप जो है कानून बना दीजिए। तो दोस्तों पहली बात तो संसद जो है केंद्र ये मानने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी मान लीजिए अगर केंद्र कानून बनाती है तो याद रखना वो कानून जो है सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य के लिए मान्य होगा, ना कि अन्य राज्य पर। क्यों? क्योंकि दोस्तों मान लीजिए कहीं पर एक जगह जहां पर केंद्र की सरकार है वहीं राज्य पर, और केंद्र चाहती है कि हाँ इस विषय पर कानून बना दिया जाए राज्य के, जो राज्य सूची में। अब दोस्तों हो गया क्या, अगर वो कानून सभी राज्य पर मान्य हो जाएंगे तो फिर केंद्र राज्य सूची पर भी केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली नहीं हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों राज्य के अनुरोध पर जो कानून केंद्र बनाएगा वो सिर्फ और सिर्फ उसी राज्य पर ही मान्य होगा, ना कि और कहीं। तो दोस्तों इतना क्लियर हो गया। और डी है राष्ट्रपति शासन लगाओ। राष्ट्रपति शासन जहां लगा होगा वहां दोस्तों नाम ही है राष्ट्रपति शासन, मतलब कि केंद्र जो है वो राज्य सूची पर कानून बनाएगा। तो दोस्तों आई थिंक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। इसका एक ऑप्शन आप लोग अलग से लिख लीजिए, उपरोक्त सभी। ठीक, क्या लिखना है? उपरोक्त सभी। ठीक, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब जो चारों हैं, चारों के चारों कथन जो हैं वो सही हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, राज्य सूची के विषय में राज्यसभा द्वारा पारित प्रस्ताव पर कानून बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों का 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। प्रस्ताव 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा। इसे आगे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। उपरोक्त सभी। दोस्तों जो कि अभी अभी हमने बात की है, ये जो तीनों कथन है वो सही है। प्रस्ताव जो है वो सिर्फ 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगा, उसके बाद इसे असंख्य बार बढ़ाओ। ठीक, प्रस्ताव को ठीक जारी करके असंख्य बार बढ़ाओ। और ये जो प्रस्ताव है वो 2/3 उपस्थित सदस्यों का 2/3 समर्थन मिलना आवश्यक है। तो दोस्तों ये जो तीनों कथन है उपरोक्त वो एकदम करेक्ट है। ठीक दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, और क्वेश्चन का पैटर्न भी हम ऐसा क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं कि जिससे एग्जामिनर चाहे जितना घुमाए आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाली है। तो जिसको भी वीडियो अच्छा लगा हो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक, जिसको भी इसकी ज़रूरत हो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें मात्र देखिए दोस्तों 10 सेकंड लगेगा सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में। हो गया क्या दोस्तों, हमारी रीच बढ़ेगी, रीच बढ़ेगी तो मोटिवेशन बढ़ेगा, फिर हम जो है आपके लिए आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए और भी अच्छे से प्रयास कर पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के अनुरोध में संसद द्वारा बनाया गया विधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कानून सभी राज्यों में प्रभावी होगा, एकदम गलत। अनुरोध करने वाले राज्य पर ही कानून प्रभावी रहेगा, जो कि अभी अभी हमने बात की है, एकदम करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का उल्लेख निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 8, भाग 9, भाग 11, भाग 12। तो दोस्तों याद रखना भाग 11, ठीक, भाग 11 विधायी और प्रशासनिक बात आ जाए तो भाग 11, जब वित्तीय पढ़ेंगे तब भाग 12 आएगा, याद रखना, ठीक, भूलना मत। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद के कानून बनाने की शक्ति का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 250, अनुच्छेद 251 या अनुच्छेद 252। तो दोस्तों याद रखना ये बात कर रहा है आपात स्थिति में। आपात स्थिति में कौन बनाएगा? अनुच्छेद 250 के तहत, ठीक, अनुच्छेद 250 के तहत आपात स्थिति में, ठीक। लेकिन अगर बात कर दे राष्ट्रीय हित में अगर बनाना होगा तो वो 249 में आएगा। याद रखना आपात वर्ड याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाएगी 249 और 250 में। 249 जो है वो राष्ट्र हित में जो है राज्य सूची में संसद कानून बना सकती है, लेकिन 250 जो है वो आपातकाल की स्थिति में, ठीक, याद रखना, ठीक, भूलना मत। तो इसका तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी 250 करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र तथा राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध का उल्लेख किया गया है? ए अनुच्छेद 245 से 255, जो कि दोस्तों विधायी संबंध था, हमने बात की। सेकंड है बी जो है 256 से 263 दोस्तों, ये करेक्ट है। इसमें जो है केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंध की बात की गई है, ठीक, प्रशासनिक संबंधों की बात की गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का राज्य द्वारा पालन न करने की स्थिति में राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है? दोस्तों याद रखना केंद्र कुछ निर्देश देता है, ठीक, राज्य को, जैसे कि राज्य में उसकी रेलवे की संपत्ति की रक्षा करे, ठीक, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय संधि है उससे रिलेटेड कोई जो कानून है, ठीक, उसको राज्य में लागू करे, ठीक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जो कूटनीति बनाए रखने के लिए। तो अगर वो राज्य उसको मानने में असमर्थ है या पालन नहीं कर रहा उसका, तो दोस्तों केंद्र जो है वो अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र के निर्देश का पालन न करने की स्थिति में क्या करेगा दोस्तों? राष्ट्रपति शासन लगा देगा। क्या लगा देगा? राष्ट्रपति शासन। याद रखना 365, अगर केंद्र का निर्देश नहीं मान रहा है राज्य तो ये 365 के तहत लगा सकता है, क्या लगा सकता है? राष्ट्रपति शासन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। देखिए इसको पहले आप लोग 2 मिनट अच्छे से सुन लीजिए। राज्य लोक सेवा के आयोग की बात हो रही है, जो स्टेट होता है, ठीक, सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग की भी बात हो रही है, जैसे कि यूपी PSCS, BPSC, RAS है ना। तो दोस्तों ये सब की बात हो रही है। तो इनके जो सदस्य और अध्यक्ष होंगे इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होगी? राज्यपाल के द्वारा। याद रखना राज्यपाल के द्वारा होगी, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। लेकिन अगर हटाया जाएगा तो वो राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक, अगर उनको हटाया जाना है तो वो राष्ट्रपति हटाएंगे, लेकिन जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेंगे। तो अब देखते हैं ऑप्शन क्या कर रहा है। ऑप्शन है अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये गलत है, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, असत्य बताना है। तो दोस्तों जो ऑप्शन बी है वो एकदम गलत है। सी है अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। दोस्तों एकदम करेक्ट है, अध्यक्ष व सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जाएगा। अगर लिख दे कि राज्यपाल द्वारा तो वो कथन गलत हो जाएगा, ठीक। लेकिन अब याद रखना अगर बात आ जाए ज्वाइंट PCS मतलब कि संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, तो दोस्तों उसमें जो है उसके सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति वो राष्ट्रपति करेगा, ठीक। जो कि अभी जब हम लोग अलग से राज्य लोक सेवा आयोग, बहुत सारे आयोग, जितने भी आयोग हैं पढ़ेंगे तो उस पर कवर कर लेंगे, ठीक। आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, हर एक चीज़ जो है वो कवर की जाएगी। बस आप करना क्या, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जो मतलब जिसमें कि जितने भी वीडियो हैं इंपॉर्टेंट वो आप तक पहुँचते रहें। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंध का उल्लेख किस भाग के अंतर्गत किया गया है? भाग 10, भाग 11, भाग 12। तो दोस्तों देखिए हमने अभी क्या बात की, जो विधायी और प्रशासनिक संबंध है वो तो भाग 11 के अंतर्गत है, लेकिन वित्तीय याद रखना ये भाग 12 के अंतर्गत है, ठीक, भूलना मत। जो वित्तीय संबंध की बात की जाए तो वो भाग 12 के अंतर्गत है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र तथा राज्यों के बीच में वित्तीय संबंध का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 268 से 293, अनुच्छेद 245 से 255, अनुच्छेद 256 से 262 या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 268 से 293 है, अनुच्छेद 268 से 293, इसमें केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? वित्तीय संबंधों की बात की गई है। ठीक, तो करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंध से? दोस्तों देखिए, इसके आगे सन इसलिए लिखा है क्योंकि देखिए ये किसी भी तरह से पूछ सकता है। एक तो पूछ देगा कि इसको क्रम से लगाओ, तो देखना सबसे जो पहला है वो है राज्य मन्नार समिति, फिर है सरकारिया आयोग, उसके बाद है पुंछी आयोग। और याद रखना ये भी पूछ सकता है कि सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ। ठीक, तो याद रखना ये हुआ था 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। पुंछी आयोग 2007 में। हालांकि जो सरकारिया आयोग है इसके तहत अगर पूछ दें, आप अभी आगे बात कर रहे हैं, ठीक, इतना याद रखिए। तो दोस्तों अगर पूछ दें कि सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग और राज्य मन्नार समिति, ठीक, इसके बाद दोस्तों अगर ऐसा पूछ दें कि ये किससे संबंध है, ठीक, या पूछ देंगे कि केंद्र राज्य संबंध से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है, तो ये तीन याद रखना, ये केंद्र राज्य संबंध मतलब केंद्र राज्य संबंध से संबंधित आयोग है, और बाकी जो है ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक, याद रखना ये कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? डी, उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों और भी कुछ आयोग थे, ठीक, और भी 2-3 आयोग थे, उनका भी संबंध किससे था? केंद्र राज्य संबंध से। लेकिन आप लोग याद रखना ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक, एग्जाम में ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार वस्तु और सेवा कर परिषद का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? ठीक, वस्तु और सेवा कर परिषद का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? दोस्तों ये तो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया होगा और आप लोगों को याद भी होगा। ठीक, और ये बहुत बार पूछा गया है। बस इजी है, 279A या 279 का, ठीक, कुछ भी आप लोग लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, अनुच्छेद 280 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग? तो दोस्तों याद रखना अभी हमने क्या बात की थी, 268 के बाद क्या है? 268 के बाद क्या है? 268 से 293 वो है वित्तीय संबंध। ठीक, वित्तीय संबंध। तो देखिए अगर मान लीजिए कि 268 से 293 के बीच कुछ पूछ रहा है तो आप लोग आराम से क्या लगा दोगे वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से। ठीक, तो वित्त आयोग का गठन भी अनुच्छेद 280 के तहत ही किया गया था। तो याद रखना ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है दोस्तों, सरकारिया आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी? तो दोस्तों अभी हमने बात की, देखिए ये आया कब था? जो सरकारिया आयोग था ये आया था 1983 मतलब कि 1983 में। ठीक, अभी हमने बात की कब आया था? 1983 में। लेकिन अगर पूछ दे कि इसने अपनी रिपोर्ट कब दी तो वो याद रखना 1988 में। कब दी थी? 1988 में। भूलना नहीं है, रिपोर्ट कब दी थी? 1988 में। क्योंकि एग्जामिनर जो है किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो जो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंपॉर्टेंट आयोग हैं, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ याद कर लो, वही बेटर है। ठीक, क्योंकि अगर 1-2 नंबर से भी अगर एग्जाम रह जाता है ना तो बहुत खलता है ना, वो वही समझ सकता है जिसका रह जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट है दोस्तों, केंद्र राज्य परिषद का गठन निम्नलिखित में से किस आयोग के अंतर्गत किया गया? सरकारिया आयोग, पुंछी आयोग, राज्य मन्नार समिति या आनंदपुर शाही प्रस्ताव? तो देखिए दोस्तों, जो सरकारिया आयोग है इसके तहत जो है केंद्र राज्य परिषद का गठन किया गया था। किसका किया गया था? केंद्र राज्य परिषद का। और पूछते कब किया गया था तो वो भी याद रखना आप लोग 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक, ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को आप लोग क्या करना, इसका या तो नोट्स बना लेना या इसी को 2 से 3 बार रिवाइज कर लेना। रिवाइज कर लोगे तो ये जो केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड ये जितने भी क्वेश्चन हैं अगर एग्जाम में आएंगे, ठीक, और ये इतने इंपॉर्टेंट है कि अब बिल्कुल जो है चांसेस हैं इनके पूछे जाने के। ये पहले भी पूछे जा चुके हैं लेकिन घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमने इसमें क्या कर दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी है कि जिसमें एग्जामिनर कितना भी घुमाए आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, फुल मोटिवेटेड रहिए, अपना अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।